नमस्कार साथियों। आज डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर का लास्ट डे था। इनका जो हिंदी का पेपर हुआ है, इंग्लिश का हुआ है, शांति शिक्षा का हुआ है, सभी का मैं अभी विश्लेषण स्टेप बाय स्टेप कराऊंगा पेपर। पहले हिंदी का संपूर्ण प्रश्न पत्र का हल मैं आपको करा करके बता करके अच्छे से बहुत सारगर्भित तरीके से, बहुत सटीक 100% की गारंटी है साथी, आपको आंसर बहुत सटीक सभी प्रश्न का मिलेगा। आप लोग देखिए अपने क्वेश्चन को, आप क्या करके आए हैं उसको मिलान कर लीजिए। ठीक है साथी, अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप लोग लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। अपने दोस्तों तक ज़रूर से ज़रूर पहुंचाएं, जिससे कि कोई भी साथी डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर का अछूत ना रह जाए, क्योंकि बैक बहुत लगती है। जिन बच्चों का बैक लगेगी उनके लिए भर्ती उनके हाथ से चली जाएगी। वजह है कि अगर समय रहते हुए आप लोग अपना मिलान कर लेंगे तो उसके लिए विकल्प और कुछ बन जाता है। ठीक है साथी, चलिए मैं आपको क्वेश्चन पेपर की तरफ ले चलता हूँ। देखिए साथी, यह जो है चतुर्थ सेमेस्टर हिंदी का प्रश्न पत्र है। इसमें जो आज क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको आप देखिए। बहुविकल्पी क्वेश्चन, इसमें बहुविकल्पी क्वेश्चन पूछा है। हलंत वर्ण कहलाते हैं, हलंत वर्ण कहलाते हैं इसमें से शुद्ध स्वर, संयुक्त व्यंजन, स्वर रहित व्यंजन और स्वरयुक्त व्यंजन। तो हलंत वर्ण कहलाते हैं स्वर रहित व्यंजन। तीसरा ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। चिदंबरा के रचयिता हैं, तो चिदंबरा के रचयिता सुमित्रानंदन पंत जी हैं। बेर का संस्कृत शब्द क्या होगा, बदरी फलम। क्या होगा, बदरी फलम होगा। दाड़िम का अनार होगा, आम फलम का आम होगा, जम्बू का जामुन होगा। लेकिन आपसे पूछा है इसमें बेर का, तो क्या होगा, बदरी फलम। अशुद्ध शब्द की पहचान कीजिए। अशुद्ध शब्द में इन चारों ऑप्शन में कौन सा है, तो इसमें क्या होगा, अशुद्ध शब्द हमारा प्रभु होगा। क्या होगा, प्रभु, पहला ऑप्शन। या रा लावा व्यंजन होते हैं अंतस्थ व्यंजन। क्या होते हैं, अंतस्थ व्यंजन। इस तरीके से साथ ही आपका यह बहुविकल्पी क्वेश्चन था। इस बहुविकल्पी क्वेश्चन का कोड क्या था, क्या था, कोड देखिए 34,112। क्या था, 34,112। पहले का तीसरा, दूसरे का चौथा, तीसरे का पहला, चौथे का पहला, पांचवे का दूसरा। इस तरीके से आपका कोड यह जो है बनकर तैयार हुआ था। ठीक है, चलते हैं आपको अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया है, अतिलघुत्तरीय क्वेश्चन दिया है इसमें। क्वेश्चन नंबर 6, शुद्ध उच्चारण के प्रमुख तत्व कौन कौन है। इसमें से प्रमुख तत्व कौन कौन है, ध्वनि है। कौन है, ध्वनि। पहला क्या है, ध्वनि है। उसके बाद में लय है। उसके बाद में गति है। क्या है, गति। गति के बाद में विराम है, फिर घात है। इस तरीके से ETC। क्या है, ETC। छठा क्वेश्चन हो गया। सातवां क्या, अनुच्छेद लेखन की किन्हीं दो शैलियों का उल्लेख करना है। तो अनुच्छेद लेखन में दो शैली बतानी है। शैली क्या है, एक वर्णनात्मक है, एक क्या है, विचारात्मक। क्या है, वर्णनात्मक। क्या है, वर्णनात्मक शैली। और एक क्या है, विचारात्मक शैली। क्या है, विचारात्मक शैली। विचारात्मक शैली के बाद में अब आता है अगला क्वेश्चन, साकेत और आवारा मसीहा के रचनाकार का नाम लिखना है। साकेत मैथिली शरण गुप्त की रचना है। किसकी है, मैथिली। किसकी है, मैथिली शरण गुप्त की है। और आवारा मसीहा किसका है, जयशंकर प्रसाद का है। किसका है, नहीं, आवारा मसीहा, एक मिनट। आवारा मसीहा जो हमारी रचना है साथी, इसमें मैंने गलत बोल दिया, उसके लिए सॉरी। आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर की है। किसकी है, विष्णु प्रभाकर की है। किसकी है, विष्णु प्रभाकर जी की है। उसके बाद में राजा, मक्खी, गेंद शब्द को संस्कृत में लिखना है।
तो राजा का क्या होता है? नृप। राजा का क्या होता है? नृप। उसके बाद में मक्खी का क्या होता है? मक्खी होता है। क्या होता है? मक्खी का क्या होता है? मक्खी होता है। गेंद का क्या होता है? गेंद का होता है कंडुलम। क्या है? कंडुकम। क्या है? कंडुकम होता है। इसी को गेंद कहते हैं, संस्कृत में उसको बोलते हैं कंडुकम। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। उदार चरिता नाम तू वसुधैव कुटुंबकम का हिंदी में अनुवाद करना है। तो उदार चरित्र वाले लोगों के लिए तो पूरी पृथ्वी ही परिवार के समान है। क्या है इसका अनुवाद? उदार चरित्र वाले लोगों के लिए तो पूरी पृथ्वी ही परिवार के क्या है? समान है। अगला है गम धातु प्रथम 3 पुरुषों, मतलब प्रथम पुरुष तीनों वचनों के रूप में लिखना है लट लकार में। गम धातु प्रथम पुरुष तीनों वचनों के रूप में लिखना है लट लकार में। अब देखिए इसमें क्या होगा? लट लकार में एक वचन में क्या होगा? गच्छति। क्या है? एक में। और द्विवचन में क्या होगा? गच्छता। क्या होगा? गच्छता। और उसके बाद में क्या होगा बहुवचन में? गच्छन्ति। क्या है? गच्छन्ति। यह क्या है? एक वचन। यह क्या है? द्विवचन। और यह क्या है? बहुवचन। इस तरीके से आपका यहाँ क्वेश्चन 11 कंप्लीट होता है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन हमारा आता है लघुत्तरी प्रश्न। अनुच्छेद का शीर्षक किस प्रकार लिखा जाता है? तो अनुच्छेद का शीर्षक आकर्षण, विकर्षण और विषय वस्तु से संबंधित होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कहानी के समान नाम लिखिए। मतलब कहानी के तत्वों को जो है नाम लिखना है। कहानी के तत्वों को नाम लिखना है तो कथा वस्तु, पात्र, चरित्र निर्माण, संवाद, देश काल, वातावरण, भाषा, शैली, उद्देश्य, यह सब क्या है? उनके तत्व होते हैं। उसके बाद में भाषा तत्व के बाद में आता है जीवनी और आत्मकथा में अंतर। जीवनी किसी व्यक्ति का जीवन वृत्त, तो जीवनी में मैंने आपको क्या बताया? किसी व्यक्ति का जीवन वृत्त जो किसी अन्य लेखक के द्वारा किया जाता है उसको जीवनी कहते हैं। आत्मकथा, आत्मकथा लेखक स्वयं अपने जीवन की कहानियों का वर्णन करता है। आत्मकथा में क्या होता है? अपने जीवन, स्वयं अपने जीवन की कहानी का वर्णन होता है। और जीवनी में क्या होता है? किसी भी व्यक्ति का जीवन वृत्त किसी अन्य लेखक के द्वारा जो लिखा जाता है, जो दूसरे के द्वारा लिखा जाता है वह जीवनी होता है। दूसरे के बारे में दूसरे के द्वारा लिखा गया वह जीवनी है। और जो अपने बारे में खुद लिखा जाता है वो आत्मकथा होता है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित श्लोक का हिंदी में अनुवाद लिखिए। एषां ना विद्या ना तपो ना दानम ना शीलम ना गुणो ना धर्मः ते मर्त्य लोके भुविभार भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चन्ति। तो इसका आपको हिंदी में अनुवाद बताना है। जिन लोगों के पास न विद्या है, न तप है, न दान है, न ज्ञान है, न शील है, न गुण है और न धर्म ही है, वे लोग पृथ्वी पर भार स्वरूप हैं और मनुष्य के रूप में भिन्न भिन्न प्रकार का जो जीवन प्रकट कर रहे हैं वह क्या है? धरती के एक बोझ समान है। ठीक है, वो क्या है? धरती पर एक बोझ के रूप में एक भार समान हैं। अगला क्वेश्चन है कविता पठन शिक्षण की प्रमुख विधियों का वर्णन कीजिए। गीत और नाट्य विधि, अर्थबोध विधि, व्याख्या और खंडावन विधि, यह कविता की जो है शिक्षण विधियां थी। महादेवी वर्मा का जीवन परिचय लिखना है। महादेवी वर्मा का जीवन परिचय बहुत आसान था साथी, आप लोग बहुत अच्छे से लिखे होंगे। इनका जन्म 1907 में हुआ और इनकी यह क्या है? इनका जन्म है। और मृत्यु इनकी क्या है? 1900 क्या है? 87। क्या है इनकी मृत्यु है यह। उसके बाद में ये छायावाद की प्रमुख कवियत्री मानी जाती थी।
इन्हें आधुनिक युग का मीरा कहा जाता है। किसको कहा जाता है? महादेवी वर्मा को। इनकी प्रमुख रचनाएं रश्मि, नीरजा और सादगीत है। इन्हें यामा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला था। किसके लिए? किस पर? यामा पर। यामा पर इनको क्या मिला था? ज्ञानपीठ पुरस्कार। क्या मिला था? ज्ञानपीठ पुरस्कार इनको मिला था। अब इनकी अन्य रचनाएं क्या हैं? रश्मि, नीरजा हैं। इन्हीं को क्या बोला जाता था? आधुनिक मीरा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आधुनिक मीरा बोला जाता है। ठीक है। अब चलिए साथी, आपका अगला क्वेश्चन हमारा है, संस्कृत भाषा के उच्चारण में आने वाली कठिनाई दोष के निवारण के उपायों को लिखिए। तो शुद्ध उच्चारण का अभ्यास करना, सिद्धांत और सिद्धांत का ज्ञान होना और शिक्षक के आदर्श वचन का ध्यान से वाचन करना, ये क्या होता है? संस्कृत भाषा के उच्चारण में आने वाली कठिनाई दोष के निवारण के उपायों को लिखा है। तो इसमें जो है, जो क्वेश्चन पूछा गया है उस क्वेश्चन का आंसर है शुद्ध उच्चारण का अभ्यास करवाना, सिद्धांत और सिद्धांत का ज्ञान होना। यही क्या है? शुद्ध उच्चारण का एक ज्ञान है। और इससे क्या होते हैं? दोष कठिनाई से दूर हो जाते हैं। इस तरीके के साथ ही आपका यह क्वेश्चन हिंदी का पूरा पेपर समाप्त हुआ। बहुविकल्पी क्वेश्चन मैंने आपको कोड बता ही दिया था। कोड इसका था 34-112। क्या था? 34-112 मैंने बताया क्या? 34-112 ये इसका कोड था। ठीक है साथी, आप लोग अपना अपना आंसर मैच करा लीजिएगा। अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास कीजिएगा साथी। बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।